हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई अच्छे से चल रही है आप लोग की। लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम के बेसिक्स के बारे में, और आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जिसने अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखा है, पहले लेक्चर 1 देख लें आप, फिर लेक्चर 2 देखें तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी आपको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर 2। ठीक है, लेक्चर 2 में आज सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहला कैरेक्टर जो है केमिकल इक्विलिब्रियम का, दैट इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक प्रोसेस। यह एक डायनेमिक प्रोसेस है। ओके, इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, डायनेमिक प्रोसेस है। जैसे लेक्चर में मैंने बताया था, ब्लॉक रुका था तो रेस्ट पे था तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम था, और बकेट से पानी फ्लो हो रहा था तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम था। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, डेल्टा जी दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, इसकी वैल्यू 0 होती है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। थर्ड वन, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम पे? कैटालिस्ट करता क्या है? रेट ऑफ अप्रोच को घटाता या बढ़ाता है, बट इक्विलिब्रियम के स्टेट पे कोई चेंज नहीं लाता। जो रेट है इक्विलिब्रियम पे आने का रिएक्शन के, उसको या तो घटा देगा या फिर बढ़ा देगा। कैटलिस्ट दोनों काम करता है। ठीक है, बढ़ाता भी और घटाता भी है, इसलिए वर्ड यूज करते हैं अल्टर करता है। ठीक है, कैटलिस्ट अल्टर द रेट ऑफ अप्रोच of equilibrium but do not change the state of equilibrium। इक्विलिब्रियम के स्टेट में कोई चेंज नहीं लाता, बस रेट ऑफ अप्रोच को क्या करता है? रेट ऑफ अप्रोच को क्या करता है? चेंज करता है। ठीक है, अल्टर करता है। ठीक, लेकिन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं लाता है। ठीक, फोर्थ पॉइंट, अगर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हमको चेंज किया जाए तो इक्विलिब्रियम में भी चेंज आ जाएगा, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन। ओके, चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन इफेक्ट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। अगर प्रेशर या टेम्परेचर, वॉल्यूम या कंसंट्रेशन में चेंज लाते हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट पड़ेगा, इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाएगा। इस फिनोमेना को कहते हैं ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, आगे हमें इसको डिटेल में पढ़ना है। ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन में चेंज होने पे इस फिनोमेना को कहते हैं ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अब हम जानते हैं, समझते हैं थोड़ा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम।
लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में पहला है लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। और इसमें एक छोटी सी बात जानना जरूरी है, एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास, एक्टिव मास सिंपली मतलब मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं हम? मोल अपॉन वॉल्यूम, N बाई बी, N अपॉन बी इट इज मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम दैट इज मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, मोल निकालने के लिए आप जानते हो कई सारे फॉर्मूले। यहां जो यूज होगा मोल के लिए, वेट ग्राम में अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये मोल के लिए यूज होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो आएगा एक्टिव मास, एक्टिव मास इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें होगा? लीटर में, वेट किसमें होगा? ग्राम। तो ये हमारा एक्टिव मास का फार्मूला आ गया। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब इसके बाद हमें समझना पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। ओके, तो आइए समझते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज के ई क्यू। सपोज कोई रिवर्सिबल रिएक्शन दिया है, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन A प्लस बी मिलके बनाते हैं C प्लस डी। ये रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना फॉरवर्ड रिएक्शन और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनना बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसके लिए अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी हो तो के ई क्यू इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के ई क्यू इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम लिख सकते हैं के एफ और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को के बी। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई क्यू इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को लिखते हैं के एफ और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को के बी, के एफ अपॉन के बी, के ई क्यू इक्वल टू के एफ अपॉन बी, के बी। अब इसे दो टर्म में समझते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में, प्रेशर के टर्म में। तो पहले इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, जिसे हम बोलते हैं Kc। अगर Kc की वैल्यू लिखनी है, मैं पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या निकाले अभी हम, Kf अपॉन Kb इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे कंसंट्रेशन के टर्म में Kc। इसे लिखना है तो हम रिएक्शन पे आ जाते हैं, ऊपर प्रोडक्ट लिखेंगे और कंसंट्रेशन लिखने के लिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखते हैं कैपिटल C, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसके पावर आ जाता है, स्मॉल सी पावर आ गया, कैपिटल D, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल d पावर अपॉन रिएक्टेंट नीचे लिखते हैं कैपिटल A, कैपिटल B। तो ये हमारा Kc आ गया, ये हमारा Kc आ गया। ठीक है, अब प्रेशर के टर्म में देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर। और अगर इसे Kc बोलते हैं तो इसे बोलेंगे Kb। ठीक है, Kf अपॉन Kb
इक्वल टू के पी, और यहाँ पार्शियल प्रेशर लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर B। ये Kc हो गया और ये Kp हो गया, ठीक है। इसे नोट करिए। Kp और Kc का फार्मूला तो हमें पता चल गया। अब इनके बीच में एक बहुत ही फेमस रिलेशन है, तो आइए पहले रिलेशन को देखते हैं। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से समझिएगा इसको। Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा n। ये रिलेशन होता है Kp एंड Kc में, जहां R की वैल्यू 0.0821 लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे डेल्टा n क्या होगा, ठीक है। तो आइए डेल्टा n को समझते हैं। डेल्टा n इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, C के पहले स्मॉल c है, D के पहले स्मॉल d, तो पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऐड कर लेंगे C प्लस D। उसके बाद रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऐड कर लेंगे A प्लस B और माइनस कर देंगे। सिंपली मतलब सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। सपोज यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 1 होता और यहाँ 2 होता, तो पहले इन दोनों को ऐड करते हैं 3 प्लस 2, माइनस कर देते हैं 1 प्लस 2 को ऐड करके, तो 3 प्लस 2 5 माइनस 3, हमारे पास क्या आ जाता है, डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ जाती, 2। डेल्टा एन क्या आ जाता है, 2। तो सिंपली डेल्टा एन काउंट कर लेंगे, ठीक। टेम्परेचर जो दिया होगा वो टेम्परेचर पुट कर देंगे और ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक। नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं, जिसे हम नोट पॉइंट भी लिखेंगे, नोट करके आप नोट करिएगा इसे। अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाए, डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाए, 0, उस कंडीशन में Kp Kc की क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, Kp इक्वल टू Kc। अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा, Kp किसका हो जाएगा, अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 तो RT की पावर 0 मतलब कुछ नहीं, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा सॉरी, और Kp इक्वल क्या हो जाएगा, Kc हो जाएगा, ओके। और अगर डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो Kp क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा, किससे, Kc से। Kp इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर Kc। और अगर डेल्टा एन की वैल्यू निगेटिव हो गई तो Kp क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, Kc से। ये तीनों बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा। इसे याद करने का ट्रिक बता देते हैं, छोटा सा आपको याद करिए। Kp कैसी RT, Kp कैसी RT पावर डेल्टा n। Kp किसी से पूछ रहा है कि कैसी है RT पावर डेल्टा n, ये रिलेशन आपको याद रहेगा। 2 चीजें और याद रखेंगे आप, यूनिट्स। Kp का यूनिट होता है ATM पावर डेल्टा n, और Kc का पावर होता है, यूनिट होता है मोल पर लीटर पावर डेल्टा n। ये दोनों यूनिट होती है Kp और Kc की, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो तब पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।